नंबर सिस्टम में चलाता है। मतलब ये कहते हैं कि जैसे जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे वो समझेंगे कि कोई एलिमेंट ऑफ द सेट आइदर इट विल बिलोंग टू द सेट और इट विल नॉट बिलोंग टू द सेट। व्हाट अबाउट द पार्शियल बिलोंगिंगनेस? कभी कभी हम कहते नहीं कि द वाटर इज डर्टी बट ड्रिंकेबल, यानी पानी पीने योग्य हालांकि गंदा है, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हम दो सेट में नहीं रह सकते, या तो हम गंदा कहेंगे या साफ कहेंगे, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि गंदा भी हो पीने योग्य भी है। इसका मतलब पार्शियल बिलोंगिंगनेस की बात हम कर रहे हैं कि कोई एलिमेंट किसी सेट को पार्शियली बिलोंग करे। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि गेट पे हम लोग खड़े हो जाएं और एक पैर अंदर रख दें एक बाहर। अब आप बताइए कि हम बरामदे में हैं कि कमरे में? पार्शियल बिलोंगिंगनेस। दूसरा, सिक्का जो हम लोग उछालते हैं, तीन पॉसिबिलिटी, खड़ा भी हो सकता है सिक्का, लेकिन उसको सिर्फ इक्वली लाइकलीनेस कह के उसको किक आउट कर दिया, बट इट मस्ट हैव सम प्रोबेबिलिटी। अगर उसका जरा सा भी चांस होता 0.0002 भी जो भी, तो 0.5 दोनों का नहीं हो सकता है, बाद में डिवाइड होगा इसमें। तो इस तरीके से वो फजी थ्योरी आई, बहुत काम कर रही है। फजी जैसे आपने देखा ना, पहले हम लोग पंखा चलाते थे बचपन में, तो या तो बहुत तेज चलता था या बंद हो जाता था। अभी बीच में हमने एक रेगुलेटर लगा दिया और 5 मेंबरशिप डिफाइन कर दी, 1 2 3 4 5। एसी में देखिए पता नहीं कितने सारे वो आ चुके हैं, सब फजी लॉजिक पे काम करता है। तो फजी थ्योरी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्योंकि फजी थ्योरी में और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एक बेसिक बड़ा सा अंतर ये है, इसमें हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। जो भी ये कहे, जितनी भी इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी हम असाइन करेंगे इट मस्ट बी 1। लेकिन फजी लॉजिक में क्या होता है, उसको प्रोबेबिलिटी ना कह के प्रोफेसर जादे ने उसको पॉसिबिलिटी कहा, और कहा सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज में बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जैसे हमने कहा नहीं कि दो दरवाजे हैं, इसमें आने के 50% प्रोबेबिलिटी कर दी, कोई खिड़की तोड़ के आ जाए, तुमने सोचा ही नहीं था। तो वो डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की वहां। खैर, हम वो मान रहे हैं कि सारी की सारी हमारी प्रोबेबिलिटीज जो है सब कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। फजी लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे ही काम कर रहे हैं। और तो आप ये देखिए, जो सैंपल स्पेस बनता है, सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे आपने पासा उछाला तो 1 2 3 4 5 6, ये वो बन गया सैंपल स्पेस। दो पासे एक साथ उछाल दिए, 6 स्क्वायर बनेगा, 36 हो जाएगा। 3 करेंगे 6 टू द पावर 3, 10 कर देंगे 6 टू द पावर 10, जो लिखना बहुत मुश्किल है। ये तो कौन सा कागज होगा जिस पे हम लोग लिखेंगे इसको? तो फिर ये हुआ कि एक नया स्पेस बनाया जाए जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जो जल्दी से आ जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स एक दिन में तो पता ही नहीं जा सकती, 1-2 घंटे में। मान लीजिए एक सवाल हम पूछते हैं सब लोगों से, 50 लोग बैठे हैं यहाँ, 50 लोगों से एक ही सवाल पूछते हैं कि ये सुविधा यहाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग बहुत पॉलिटिकल हो जाते हैं, ये पूछते हैं कि जो है बताइए फलानी पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाएगी या नहीं बनाएगी, वेदर यू आर एग्री विद द इशू और नॉट, है ना? कि कोई पॉलिसी जो है वो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इस टाइप से। ओपीएस एनपीएस जो भी कहना चाहिए वो सब बहुत सारे क्वेश्चन। मतलब हम डाइकोटोमस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसके सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स। वही क्वेश्चन हमने 50 लोगों से पूछा, whether the person is agree with the issue or equivalently disagree with the issue। तो हमारे पास, और हमने कहा चलो अगर एग्री है तो 1 लिख देंगे और नॉट एग्री है तो 0 लिख देंगे। 0 1 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? मतलब सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? सैंपल स्पेस जो बनेगा वो कितने एलिमेंट्स को होल्ड करेगा? 2 टू द पावर 50, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हमने समझिए फ्लिप किया है 50 टाइम्स। जैसे एक सिक्के को फ्लिप करिए 50 टाइम्स, तो हमने क्या बताया? सैंपल स्पेस क्या बताता है? जो आपका टोटल सैंपल स्पेस बनता है, हाँ, वो ये होता है एस जो बनेगा वो आपका टोटल यहाँ आउटकम्स जो होगा, या क्या उसको बोलेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, है ना? या आउटकम लिख दीजिए केवल, टू द पावर ट्रायल। एक क्वेश्चन के हमने कितने ट्रायल किए? 50।
और एक क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आउटकम? सिर्फ 2, या तो एग्री होगा या नॉट एग्री होगा। जैसे सिक्के को समझिए 50 बार उछाल देंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड या टेल, और 50 टाइम्स हमने उसको फ्लिप किया तो 2 टू द पावर 50। तो 2 टू द पावर 50 भी एक ह्यूज अमाउंट है, मतलब आसान नहीं होगा थोड़ा बहुत लिखना, उसको एक बड़ा नंबर होगा। तो ये हुआ कि इस तरीके से तो हम सैंपल स्पेस निकाल ही नहीं पाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा हमारे लिए। इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करने लगेंगे तो क्या किया जाए, तो फिर ये कहा गया कि इसके ऊपर भी आप एक फंक्शन डिफाइन करिए जो यहां से रियल नंबर पे कुछ जो है वो वैल्यू देता हूं, ठीक है। अब इसी में देखिए, वो भी ये जो आप 2 टू द पावर 50 देख रहे हैं, ये ट्रायल्स, ये 0101 की 50 लेंथ की एक स्ट्रिंग होगी, और इतनी इस तरीके की स्ट्रिंग कैसी होगी, कितनी 2 टू द पावर 50 स्ट्रिंग इसलिए बता रहे हैं, सबसे एक पॉसिबल पूछा, पहले 0000 मान लीजिए 1 आ गया, या 0101, इतने जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 50 लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी, और वो भी 2 टू द पावर 50 है। इतना लिखना और फिर उसमें हमको जानना क्या है, तो बात ये आई कि आपका पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। तो ये हुआ कि जो है जो भी आप चाहते हैं उस तरीके के एक फंक्शन करिए और डिफाइन करिए उसके ऊपर, और फिर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, नया सैंपल स्पेस बन जाएगा। हम क्या जानना चाहते हैं इस केस में, हम तो सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो उस इशू के साथ में एग्री हैं, या आप इक्विवेलेंटली नॉट एग्री लेके चल सकते हैं। तो x अगर हम मान लिया, हाउ मेनी पर्सन्स आर एग्री विद द इशू, तो अब देखिए ये जो x जो वैल्यू लेगा, इसके लिए जो स्पेस बनेगा, मानिए ऐसे करके बन रहा है, ये कितना होगा 0 1 से लेके 50, केवल 51 हो गया। देखिए जो इतना था वो 51 सिर्फ हो गया। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि एक भी आदमी एग्री ना हो तो वैल्यू 0 लेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक एग्री हो, केवल 2 एग्री हो, या पूरे के पूरे 50 एग्री। तो इसका मतलब अब हमारा वैल्यू कहां से 0 से 50 तक हो गया, जो पता नहीं लाखों में गया होगा। तो इसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल, जो सैंपल ओरिजिनल सैंपल के स्पेस के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है जो वैल्यू लेता है अंदर रियल लाइन आर जो लिखा है ना, 0 1 2 3, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये है रैंडम वेरिएबल, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, हाइट, वेट, इनकम, ये वो क्योंकि जिसमें हम इंटरेस्टेड। तो बेसिकली अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, जो बताएं स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली मेजरली हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, या कभी कभी उसको इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, जहां पर वी एस्टिमेट द पैरामीटर। यहाँ तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर पूरी पॉपुलेशन करेंगे सैंपल आ गया तब भी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो फिर ये जो रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी करती है, जब मतलब हाइट है वेरी कर रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं ये जो वेरी कर रही है क्या ये कोई फंक्शन से डिफाइन होता है क्या, कि हम पर्टिकुलर यूनिट रखें उसकी हाइट निकले पता चल जाए। और प्रोबेबिलिटी के टर्म में डिफाइन करते थे, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं तो हम परसेंटेज कह लीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या है परसेंटेज। तो रैंडम वेरिएबल जब वेरी करता है तो इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, और ये सिर्फ इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताता है, ये एक्स वैल्यू है कि एक्स जो रैंडम वेरिएबल हो वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा होगा या छोटी वैल्यूज लेगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। वो बहुत प्रोबेबिलिटी में हम लोग उसमें स्टैट्स में आगे जाते हैं तो वो जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए हमें सिर्फ 4 फीचर्स की जरूरत है। एक सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा डिस्पर्जन, तीसरा स्क्यूनेस और चौथा कर्टोसिस। ये 4 फीचर्स अगर हमें पता है तो हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब डेटा की बात करते हैं, यही जो आंकड़े इसके ऊपर आएंगे। डेटा को कई बार लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कई बार जो है हम कहते हैं कि वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है।
इंफॉर्मेशन डेटा कोई नहीं देता, उस पर जब हम स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं देन वी गेट द इंफॉर्मेशन। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल व्हिच कन्वर्ट्स द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज समथिंग कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ नंबर्स हैं, इसे लिखिए, फिर हमने क्या किया, सम निकाल लिया है, उसका मीन निकाल लिया, उसका डेविएशन निकाल लिए, तो ये स्टैटिस्टिक्स है जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे नंबर लिखे हुए हैं कोई नहीं, लेकिन क्योंकि प्रचलन में है, लोग यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, डेटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपने स्टैटिस्टिक्स को इनबिल्ट कर दिया उसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब एक हर एक डेटा की एक टेंडेंसी होती है कि वो सेंट्रल वैल्यू को गेन करना चाहता है। एवरी डेटा हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड द सेंट्रल वैल्यू। आंकड़ों की एक प्रवृत्ति होती है कि वो केंद्रीय मान को प्राप्त करना चाहता है, और ये जो आंकड़ों की प्रवृत्ति होती है, दिस टेंडेंसी इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, आप लोग उसमें रहा होगा। और जो मेजर्स हैं, which measures this tendency of the data are known as measures of central tendency, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल आते हैं। इनको हम लोकेशन पैरामीटर्स भी कहते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ 3 तरीके के पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं। एक लोकेशन पैरामीटर, दूसरा स्केल पैरामीटर और तीसरा शेप पैरामीटर। जिसमें से जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो सारे लोकेशन पैरामीटर्स को डिफाइन करता है, डिस्पर्जन वो स्केल पैरामीटर्स को डिफाइन करता है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस वो शेप पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। वो भी हम आगे लोग डिस्कस करेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स में हमने बताया ना, मीन, मीडियन, मोड, डेसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल भी सब उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीन, फर्दर मीन 3 तरीके का होता है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो पहले तो हम थोड़ा सा डेटा के बारे में जानेंगे, हो सकता है कोई और भी दिन हम बताएं या कोई और आए, लेकिन थोड़ा सा हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल टर्म्स में डेटा का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं बहुत सारा है, पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब बनाते हैं उसमें। बेसिकली जो डेटा का कलेक्शन हम लोग करते हैं, ये 2 तरीके का होता है। एक कहलाता है अनग्रुप डेटा, दूसरा कहलाता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या है कि हमने इंडिविजुअली सबका डेटा नोट कर लिया, दैट इज अनग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी है, अगर कोई उसमें रिपीटिशन नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी हाइट बराबर होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम बराबर होगी, तो हम वो लिख देते हैं इनकम कितनी है, और उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख देते थे बारंबारता कि इतने इनकम के इतने लोग, इतने इनकम के इतने लोग, इतनी हाइट के इतने लोग, इस तरह। तो दैट इज नोन एज, वो भी है आपका अनग्रुप डेटा है, बट विद फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने ये लिख दिया है, कोई भी एक्स वैल्यू ले रहा है, 2, 4, 6, 8, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जो विद फ्रीक्वेंसी वाला है उसको विदाउट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो 8 जितनी बार होगा उतना लिखना पड़ेगा, और नहीं तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कर देते हैं 4, 6, 8। अगर ये कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर के लो जो भी है, तो पाने वाले 4 लोग हैं, 4 नंबर पाने वाले 6 हैं, 6 वाले 8 हैं, और ये 2, 4 भी कह दीजिए ये। दूसरा, जब ये डेटा बहुत ज्यादा बहुत बड़ा होता है तो ये टेक्निक भी लगाने में, लिखने में बहुत एनर्जी जाती है और टाइम भी लगेगा और स्पेस भी चाहिए, चाहे वो इंटरनेट हो या कॉपी किताब हो जहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, इंटरवल्स में डेटा को लिख देते हैं, वो ग्रुप डेटा कहलाता है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह लिख दिए। तो जो क्लास इंटरवल है वो 2 तरीके का होता है। एक हम लिख सकते हैं 0 to 9, 10 to 19 और 20 to 29, इस टाइप से। एक लिख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है, इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल कहलाता है, और ये एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल कहलाता है। इसका मतलब है सिंपल सा, इसको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अपर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूड होती है, और यहाँ वी एक्सक्लूड द अपर लिमिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल। बट ये करते क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूटी डेटा की हमें बनी रहे, देखिए ना इस तरह। तो यहाँ 0 से 9 तक होगा, 10 इसमें आ जाएगा, 20 इसमें आ जाएगा, 30 इस तरीके से आ जाएगा। अभी इसका फायदा बताते हैं क्या होगा। वही जो कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी तो स्टैटिस्टिकल
जो मेजर्स हैं वो हमारे को ज़्यादा थोड़ा रोबस्ट और सटीक मिलेंगे। अगर हमारे पास इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल दिया भी है तो कंटिन्यूटी को देखते हुए स्टैटिस्टिकल टेस्ट वैलिड हो, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल में। हाँ, कैसे करेंगे? ये हाँ, ये जो डिफरेंस है, ये दूसरे क्लास की अपर नहीं, दूसरे क्लास की लोअर लिमिट और पहले क्लास की अपर लिमिट का डिफरेंस जो निकालेंगे, इसको हम ये जंप बोलते हैं, एच। ये जरूरी नहीं कि एक हो, ठीक है। ये क्या होगा, हाँ ये है कि इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, ये तो हम लोग मान के चलते हैं। और h/2 कर दीजिए सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, h/2 सब अपर लिमिट से घटा देंगे और लोअर लिमिट में नहीं, उल्टा कर दिए, अपर लिमिट में ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में घटा देंगे। तो यहाँ देखिए ऐड कर दिए और यहाँ घटा दिए, -½ कर दिए, यहाँ पर भी -½ कर दिए, यहाँ +½ हो गया, यहाँ -½ हो गया और यहाँ +½ हो गया। तो कितना हो जाएगा, -0.5 to 9.5, फिर 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5। इस तरीके से ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल, और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपने देखा होगा 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से दिया है, मान लिया, और इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी दे दी है 2, 4, 3, 1। यहाँ पर हम जब x निकालते हैं, आपने देखा होगा तो हम मिड वैल्यू इसकी ले लेते हैं, है ना। 5 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। मिड वैल्यू क्यों लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हम एजम्पशन लेके चलते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है ना, वो मैथमेटिक्स का ही बच्चा है, इसलिए उसका बाप जो है वो मैथमेटिक्स ही, और वो तो बहुत सारे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो एजम्पशंस लेना कॉमन बात है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे एजम्पशन लेते हैं। यहाँ ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल आर कंसंट्रेटेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, इसलिए केवल हम उस बीच का पॉइंट लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, क्योंकि जो एजम्पशंस मान के मॉडल बनाया जाता है, रियल लाइफ में वैसा कुछ मिलता नहीं है। आदर गैस समीकरण भी हम लोग पढ़ते थे ना, लेकिन वैसी मिलती नहीं, कहीं कोई ना कोई वायलेशन रहे। मतलब अगर यहाँ पर जो 0 वैल्यू होगी वो भी इसमें आएगी, जो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 9 होगी। अब आप सोचिए कि एक 4 है जो बिल्कुल 5 के करीब है, और दूसरी 9 है जो दूर है, बट है वो इसी इंटरवल में। हम मान लिए हैं कि दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इसको करेक्ट किया एक स्टैटिस्टिशियन ने, उनका नाम था शेपर्ड। तो इसको हम लोग शेपर्ड करेक्शन भी बोलते हैं। उन्होंने मोमेंट्स में करेक्शन किया और उन्होंने पाया कि ऑड ऑर्डर मोमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती, वो सही है, उनके ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इवन ऑर्डर जो मोमेंट्स हैं उनमें ये जो जंप है एच, उसका फर्क पड़ रहा है उसमें। तो उन्होंने कैलकुलेट किया था उस तरीके से, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट ये जानना जरूरी है कि हम यहाँ पे शेपर्ड करेक्शन करके उन मोमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं। मोमेंट 4 मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट वही है जो फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं, और फिजिक्स क्या है, वो मैथ्स। हम लोग स्थिर विज्ञान और गतिज विज्ञान कहता है ना, डायनामिक्स और स्टैटिक्स, ये मैथ्स में पढ़ते थे, जबकि आगे फिजिक्स में पढ़ लूंगी। तो फिजिक्स भी मैथ से डिराइव, लेकिन किसी को तो जो फिजिक्स पढ़ता है वो नाराज हो जाता है। जैसे हमारी खुद की पत्नी, वो फिजिक्स में पीएचडी कहती है, अरे ये तुम कैसे कह सकते हो, ये है वो है। मैंने कहा तुम ही जीत गई। बट जो मैथमेटिशियंस थे, दे टर्न इनटू फिजिसिस्ट एंड दे टर्न इनटू स्टैटिस्टिशियन। अगर शुरुआत में देखिए, न्यूटन को बहुत सारे फिजिक्स के भी मानते हैं, मैथ्स के भी मानते हैं, सेम न्यूटन के। वैसे न्यूटन तो टाइटल है, जैसे यादव लगा हुआ है, सिंह लगा हुआ है, इस तरह। खैर, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ये हम लोग शेपर्ड की तरह करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, 4 मूवमेंट इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि पहला मूवमेंट सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है, दूसरा मूवमेंट डिस्पर्जन को बताता है, तीसरा स्क्यूनेस को बताता है, और चौथा कर्टोसिस को बताता है। और मूवमेंट वही है। मूवमेंट हम लोग क्या पढ़ते थे, आघूर्ण जिसको कहते हैं ना,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, मतलब कम ताकत में काम ज्यादा हो ना। यही रीजन है कि जो हैंडल हम लोग दरवाजे के लगाते हैं वो आउटर साइड लगाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही काम करता है कि ये चार कैरेक्टरिस्टिक हमको जानना रहता है, मोमेंट्स बहुत जल्दी हमको प्रोवाइड करा देता है, इसलिए कम एफर्ट में हमको मिल जाता है, तो हम लोग इसको मोमेंट बोलते हैं। अब सबसे पहले अगर डेटा आपका होमोजीनियस है, होमोजीनियस फॉर द कैरेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी, कई बार हम लोग बोल देते हैं पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, तो पॉपुलेशन कुछ नहीं होती होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, वो उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए होती है जो आप मेजर करना चाह रहे हैं। जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक मेजर करना चाह रहे हैं डेजिग्नेशन, तो यहाँ सारे एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, लेकिन अगर हम उम्र का कह दें या हम जो है इकोनॉमिक स्टेटस कह दें, तो किसी के पास बहुत पैसा होगा, किसी के पास कम होगा, पैतृक मिल जाता है तो ज्यादा हो जाता है। सैलरी वाइज तो सैलरी वाइज भी डिफरेंस हो सकता है अनुभव के आधार पर, अगर एक साथ प्रमोट हुए तो बात अलग है, नहीं तो जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता जाएगा तो सैलरी विल बी डिफरेंट। तो अगर फिर भी उतना चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन, नेचुरल वेरिएशन जिसको कहते हैं, अगर इतना डेटा में है और वैल्यूज जो वेरिएबल की हैं ऑलमोस्ट सेम है, होमोजेनियस हैं, सेम तो नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट सेम मतलब होमोजेनियस टाइप की, तो ऐसी सिचुएशन में जो बेस्ट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन। सिंपली लगा दीजिए, जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए और वो मेजर का टोटल कर दीजिए, यू विल गेट द ये नंबर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला है तो उसकी भी मैथमेटिक्स उसको फार्मूला है, ऐसे हम x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n ले देते हैं, अगर f हो गया तो हम सिग्मा fx अपॉन कैपिटल N कह देते हैं, यहाँ कैपिटल N क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वो नंबर ही है, अलग अलग करके जोड़ेंगे तो एक सेम नंबर को 10 बार जोड़ना पड़ेगा अगर 10 बार वो आ रहा होगा। और क्लास इंटरवल के हैं तो उसमें क्लास इंटरवल में बना के उसका भी फार्मूला यही है कि हम x निकाल लेंगे, fx कर देंगे, वो निकाल लेंगे। दूसरा एक डेविएशन मेथड भी जान जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, कि उन्हीं में से कोई वो तब हम लगाते हैं जब ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है, तो क्या करते हैं x में से घटा देंगे फटाफट, dx माइनस a, कोई ये एज्यूम नंबर, इसीलिए उसको एज्यूम नंबर या कल्पित माध्य विधि कहते हैं हिंदी में, ये एज्यूम मीन जो मेथड होता है। हाँ, a may be any number, maybe from that series which you are dealing with, और या उससे इतर भी हो सकता है, उससे बाहर का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर लेंगे अंदर। जनरली हम बीच के इसलिए लेते हैं कि कुछ निगेटिव आ जाता है और कुछ पॉजिटिव आ जाता है, अगर स्क्वायर स्क्वायर भी करना होता तो ज्यादा नहीं होता, इसलिए वो हम लोग करते हैं, कोई बीच का नंबर ले लेते हैं। इस तरीके से हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इस मीन की एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज जीरो, ये कई जगह इस्तेमाल होती है। मतलब अगर सम निकाल लीजिए x माइनस एक्स बार, ये जीरो आता है। यहाँ पे देखिए समेशन एक्स आई मान लीजिए i इक्वल टू 1 to n है, और माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to n x बार कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या होगी, हमें पता है x बार का फार्मूला है 1/n समेशन xi, यहाँ समेशन xi निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा nx बार आ जाएगा, यहाँ पर हम रख सकते हैं nx बार, और एक कांस्टेंट को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, चाहे 5 को 6 बार ऐड करिए या 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये भी nx बार हो जाएगा, तो दोनों का ये जीरो हो जाएगा। इसका आगे डिस्पर्जन में भी एक इस्तेमाल होगा। तो अगर डेटा होमोजीनियस है कोई फर्क नहीं पड़ता, बेझिझक अरिथमेटिक मीन आप इस्तेमाल करें, सबसे अच्छा है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सारे नंबर का इस्तेमाल करता है, और आगे के लिए अगर नंबर आप ऐड भी करिए तो आगे कैलकुलेट करता चला जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो होनी चाहिए मैथमेटिकल। दूसरा, अगर डेटा होमोजीनियस ना हो, होमोजीनियस होगा तो जो आप प्लॉट करेंगे हिस्टोग्राम ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल टाइप का डेटा बनाएगा, वो ग्राफ बनाएगा, हिस्टोग्राम से पता चल जाता है। नॉर्मलिटी का सबसे सस्ता अगर कोई इक्विपमेंट है पता करने का तो वो हिस्टोग्राम, नहीं तो हम लोग तो कई तरीके से पता करते हैं, कुछ लोग बॉक्स प्लॉट बना लेते हैं, कुछ लोग क्यू प्लॉट बनाते हैं, पीपी प्लॉट बनाते हैं, या कुछ टेस्ट भी है नॉर्मलिटी को चेक करने के, जो जैसे एक काल्मोग्रोविस्नो टेस्ट कहलाता है, एक सैग्रोविल टेस्ट कहलाता है, ये सब नॉर्मलिटी टेस्ट करते हैं डेटा। क्योंकि जितना भी स्टैटिस्टिक्स है इस एजम्पशन पर बेस्ड रहता है कि
जो पेरेंट पॉपुलेशन है जहां से हम डेटा ले रहे हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये स्टैटिस्टिकल टूल लगेंगे, नॉन नॉर्मल है तो ये स्टैटिस्टिकल टूल लगेंगे, ये उसके साथ में है। तो अगर डेटा स्क्यूड है, मान लीजिए ये जो डेटा होता है जो होमोजेनियस होगा वो नॉर्मल या सिमेट्रिक टाइप में भी होता है। मान लीजिए अगर आपका डेटा स्क्यूड है, यूं है या इस तरीके से बना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर राइट टेल रहती है तो इसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। मतलब कुछ लोगों की इनकम आपके साथ जो बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट जितना है उतना है, लेकिन एक डायरेक्टर भी साथ में बैठ गए मान लीजिए, जिनकी कई गुना जाता है, 2 और बड़े बड़े डिप्टी डायरेक्टर भी साथ में बैठ गए, तो उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो टेल उधर बन जाएगी राइट साइड। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट टेल्ड डेटा बोलते हैं। लेकिन कुछ और ऐसे लोग बैठे जिनकी बहुत इनकम कम है, मान लीजिए अगर इनकम को हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, तो उसमें अब हाइट का लेने अगर मान लीजिए तो इसमें 2-4 बच्चों को बैठा दें अगर, तो क्या होगा, वो लेफ्ट साइड जो है हो जाएगी टेल, तो उसको हम निगेटिवली स्क्यूड या लेफ्ट टेल डेटा बोलते हैं। जब डेटा स्क्यूड हो मतलब नॉन नॉर्मल या नॉन हो सिमेट्रिक हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एक प्रॉपर्टी और भी है, एरिथमेटिक मीन इज बैडली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एरिथमेटिक मीन में अगर कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन या आउटलायर जो कहलाता है वो अगर आप लगा देंगे तो वो बहुत ज्यादा असर डालता है। जैसे मान लीजिए यहीं सब लोग बैठे, एक छोटे बच्चे को हम इसमें बैठा दें तो क्या होगा, हाइट के सेंस में ले तो वो हाइट को कम कर देगा क्योंकि उसकी कम है। और एक कोई बहुत लंबे आदमी खली को बैठा दे मान लिया, तो वो क्या करेगा, एवरेज हाइट को बढ़ा देगा, तो वो अफेक्ट करता है यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे वो नहीं बताते हैं कि आपको किसी गांव की मान लीजिए एवरेज इनकम बतानी है, आप सर्वे करने गए और वहां पर जो है एक जमींदार भी रहते हैं जिनकी जो गांव जितने लोग रहते हैं उससे 2 गुना 4 गुना लोगों से ज्यादा संपत्ति, तो आप तो कह देंगे सभी लोग समृद्ध हैं यहाँ भाई, आप तो यही बता देंगे ना, जैसे जोड़ेंगे हाइक कर देंगे खर्च से एवरेज इनकम, तो आप कहेंगे अरे ये तो समृद्ध है, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बननी, तो गांव वंचित रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आउटलायर्स या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस रहती हैं तो उस समय हम एरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल नहीं करते। अब आउटलायर क्या है और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या है? जो बॉक्स प्लॉट है हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं, उसको मान लीजिए बीच में रहेगा, इसे ये मिलेगा, ये विस्कर कहलाता है, ये Q1 होता है और ये Q3 होता है, और यहाँ पर बीच में ये मीडियन होता है, इसको Q2 भी कहते हैं या मीडियन कह लीजिए। मतलब ये 50% ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट करता है, 25% ये 25% ये, Q1 यहाँ तक है, Q3 यहाँ पर 25%, 50%, 25%, 100% डेटा। तो ये जो डिफरेंस है Q3 माइनस Q1, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, QD, अगर कोई पॉइंट QD से 1.5 गुना दूरी पर लाई कर रहा है सेंट्रल पॉइंट से, तो ये आउटलायर कहलाता है, और अगर 3 गुना दूरी पर वो लाई कर रहा है तो इट इज नोन एज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो आउटलायर्स और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस दीज आर नॉट गुड ऑब्जर्वेशन फॉर द डेटा, क्योंकि वो डेटा को नॉन होमोजेनियस बनाते हैं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रहती हैं, तो हम करते क्या है, आपने देखा होगा ना, क्लीनिंग ऑफ द डेटा एक टर्म यूज किया जाता है, तो उसमें हम आउटलायर को ही पता करते हैं, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को पता करते हैं, और कई बार हम हटा देते हैं, क्योंकि आपने एक ट्रिम्ड मीन भी पढ़ा होगा, ट्रिमिंग कर देते हैं 5%, तो 5% दोनों तरफ से काट दिए, या 2.5% टोटल 5% ट्रिमिंग जो कर देते हैं, ट्रिमिंग मतलब काटना, बालों को बहुत ट्रिमिंग कराते हैं लोग, तो ट्रिम्ड मीन यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में। बट वी आर इन लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन वेदर रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट, वो जो थी हमने हटा दिया उस इंफॉर्मेशन को, अगर वो रिलेवेंट है तब क्या करेंगे, तो लेकिन मेजर अगर यूज कर रहे हैं तो पता चला वो उल्टा सीधा बता रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें रोबस्ट मेजर यूज करना चाहिए जो इससे अफेक्ट ना होता हो, एंड दैट इज मीडियन। वो मीडियन क्या होता है, वो 50% काउंट कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जितना बड़ा हो, और उनमें रैंक्स का इस्तेमाल होता है। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए सिंपल बहुत सिंपल थ्योरी है इसकी,
कि आपने रैंकिंग अप्लाई की, मान ली 2 4 6 8 10 रैंक तक आया, जो 10 वाले रैंक की इनकम थी मान ली 5000 और अगले वाले की 50000 है, लेकिन उसको रैंक 11 मिली। उल्टा रैंक अगर अप्लाई करें वरना तो 1 मिलनी चाहिए, है ना, उसको कितना मिलेगा 11, बट जबकि ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन रैंक में सिर्फ एक ही वही है। तो देखिए होमोजेनिटी टाइप मिला दी, इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर कभी कभी हमको डेटा नहीं अवेलेबल रहता है हर यूनिट पर, तब भी अगर आपको कोई एवरेज निकालना हो देन वी यूज द मीडियन। कैसे? क्योंकि इसमें हमारे को टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही नहीं थी, हम तो यूज ही नहीं करते, सिर्फ काउंट की जरूरत होती है। हमने कह दिया ये फलाने, जैसे हमारे को मान लीजिए हमारे यूनिवर्सिटी में ही कुछ हमको वो करना है, सर्वे स्टूडेंट को एक वो करा रहे हैं प्रोजेक्ट कि जाओ करके चले आओ और बताओ आके यहाँ पर जो है कि एवरेज इनकम कितनी है यहाँ के लोगों की। तो क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ जाएगा कौन किस पद पे काम कर रहा है पता चल जाए। पॉइंट पता है हमें बताया PB3 में काम कर रहा, PB2 में कर रहा, PB4 में कर रहा, काउंट कर लिए, काउंटिंग की जरूरत मीडियन निकाल ली। जो यूनिवर्सिटीज की NIRF रैंकिंग है, QS रैंकिंग है या NAAC का असेसमेंट है, इन सब में एवरेज सैलरी जो मांगी जाती है वो मीडियन सैलरी हम देते हैं प्लेसमेंट का, क्योंकि हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा जो MSc स्टैटिस्टिक्स किया है, कई बार वो 3 लाख के पैकेज पे जाता है और कई उसी समय पर 6 लाख के पैकेज चले जाते हैं। तो अगर हम एरिथमेटिक मीन निकालने लगे तो वो बहुत ज्यादा जगह हो सकता है, कम कम वाले बहुत कम हो, एक ज्यादा पा गया लेकिन एवरेज बढ़ा देगा, तो हम वहां मीडियन सैलरी निकालते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीच का नंबर देता है। तो मीडियन ऐसी सिचुएशन में जब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हों और वो जरूरी भी हो, आपको हटाना नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे वो बताया ना इनकम वहां पर चले गए जमींदार हैं, और या कई बार आपने देखा होगा कि मेडिकल में जो वो रहता है मेन जो हेड डॉक्टर रहता है जो टीम का, या जो मान लीजिए वहाँ के CMO या CMS टाइप का मान लीजिए बैठा हुआ, तो आप एक स्क्रीन देखते होंगे, हर पेशेंट का रियल टाइम डेटा फ्लो होता रहता है, और उसके कुछ जो वाइटल पैरामीटर्स हैं जिनको वहाँ पर हर समय मेजर करता है, जिसमें BP आता है, पल्स आता है, ये सब बताता रहता है ना फटाफट, इतना BP चल रहा है, इतना पल्स रेट है, और ये उसमें और भी मेजर्स जो भी रहते हैं। अब किसी पेशेंट का BP बहुत हाई हो जाए तो क्या हम उसको अपने एनालिसिस से बाहर कर देंगे? अगर बाहर कर दिए तो हो सकता है दुनिया ही बाहर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट एक्सक्लूड इट फ्रॉम द डेटा। हमको स्पेशल केयर की जरूरत है। जैसे भाई को पता चला, डॉक्टर सबसे पहले तो वहां जाएगा कि जो है इसका पहले BP नॉर्मलाइज किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग, इसीलिए वो बॉक्स प्लॉट ना, सब सारे पेशेंट के बॉक्स प्लॉट बनते रहते हैं, और देख रहे हैं वहां पे तुरंत कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आ रही है, आउटलायर आ रहा है, फटाफट दौड़ के वहां पे जाना है, स्टाफ दौड़ के जाएगा, उसको नॉर्मलाइज करेगा। एनीवे, तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट, सो यू शुड अप्लाई सम मोर रोबस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड दैट इज मीडियन। अब रेट्स और रेशियोज निकालने के लिए अभी हम मीडियन पे चले गए, लेकिन अभी हमने इसके 2 मीन दूसरे नहीं बताए, जो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। ये हम रेट्स और रेशियोज को निकालने में यूज करते हैं। कोई चीज का रेट निकालना है या रेशियो निकालना है, डिफरेंस, जैसे इंडेक्स नंबर बनता है, रेशियो रहता है। 5 साल अगर गैप 5 साल ले रहे हैं, 7 साल ले रहे हैं, 3 साल ले रहे हैं, जनरली कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बेस ईयर और करंट ईयर। तो इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन में भी हम देखिए, इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल किया जाता है, वहां ये नहीं करते हार्मोनिक, इसका क्या नाम है, अरिथमेटिक मीन का। क्यों? ये बहुत सारे इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे इंडेक्स नंबर हैं, लेस्पियस, पासेज, बोले और क्या नाम, फिशर, बहुत सारे हैं। बट इंडेक्स नंबर में आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एक यूज करती है उसको हम लोग कहते हैं, ये क्या नाम है,
जो जीवन यापन के लिए उसका टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं, देखिए वो हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसमें सिर्फ जरूरी जो कमोडिटीज हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाता है, शौक की चीजें नहीं रहती उसमें, इसलिए गाड़ी घोड़ा उसमें नहीं। दोज विच आर इम्पॉर्टेंट टू लिव, वो इसीलिए उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ही बोलते हैं। उसका जो फॉर्मेशन किया जाता है और जो कमोडिटी चुनी जाती है, यही दाल चावल थोड़ा गुड़ और क्या नाम है, यही दाल वाले यही सब रहता है। पहले जो है इस पे बनाते थे, कुछ दिन में डेफिनेशन बदली थी इसकी, तो अब कैलोरी के फॉर्म में जो है वो बनने लगा है, बीपीएल एपीएल वाला, वो तो आप लोग जानते होंगे उसको ना। पहले तो वो इनकम बेस्ड रहता था, फिर बाद में बीच में चला कि वो कैलोरी बेस्ड होना चाहिए, कि वो उतना खा पा रहा है कि नहीं खा पा रहा है, तो हम पे जो कंज्यूम होगा उसका क्या होगा। तो कई जगह पर ये अब कैलोरी की बात होने लगी है, क्योंकि कई हम लोग एक तो जानने वाले बड़े प्रोफेसर्स ने इस पे काम भी किया है, कि स्कूल में गए हैं, एक डॉक्टर को लिया है और साथ में उनका ब्लड टेस्ट लिया है बच्चों का, और देख रहे हैं वो उनका पोषण कितना है उसके हिसाब से। इसीलिए ये एमडीएम चला है, गवर्नमेंट ने क्यों चलाया है उस प्रोजेक्ट, एमडीएम में है, आंगनबाड़ी में है, हाँ सब में, उसमें भी इसी का ही है, और बहुत न्यूट्रिएंट वाली चीजें दी जाती हैं। कई बार उसको समझते हैं लोग हैं कि जो है नहीं अच्छा है, ये नहीं है, वो नहीं सब। हमारी वाइफ तो इसी में टीचर है बेसिक एजुकेशन में, हम कहते सबसे पहले तुम खाया करो, उसके बाद बच्चे तुरंत खाएंगे, और क्या नहीं। लेकिन लखनऊ के लिए फूड क्वालिटी का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अक्षय पात्र वाले देते हैं, इस्कान मंदिर वाले नहीं, तो वो मन से पूरा बहुत बढ़िया खाना बना के देते हैं। तो यहाँ पर लखनऊ की लखनऊ के लिए स्पेशली जिले में उन्होंने इस्कान वालों को दे रखा, वो क्या अक्षय पात्र, हाँ तो में यही होगा, तो उस पर कोई डाउट नहीं, अनडाउटली इट इज वेरी गुड। तो खैर, तो ज्योमेट्रिक मीन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लोअर वैल्यूज को हायर वेट देती है और हायर वैल्यूज को लोअर वेट देती है। इस ब्यूटी की वजह से इसको यूज किया जाता है इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन में। मतलब ये नहीं कि जो है कौन सी एक कहावत है, भाजी और खाजा दोनों एक ही रेट, एक है ना कुछ, हाँ टके से भाजी टके, हाँ। तो इसका मतलब खाजा तो एक स्वीट है और भाजी जो है वो सब्जी है, उस बराबर रेट में कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि जितना हम जो है, आप दाल को गेहूं से नहीं कंपेयर कर सकते, इसलिए देखिए दाल क्वांटिटी में कम मिलेगी, वेट ज्यादा दिया गया इसलिए वो कम मिल रही है, और इधर गेहूं को कम वेट दिया गया तो क्वांटिटी में ज्यादा मिल रहा है। इसलिए चीजें इस तरह बैलेंस करके बनाई जाती हैं, वो इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन इस तरह होता है। और हर 5 साल पे लगभग पंचवर्षीय योजना के साथ जो चलता रहता है, और आपने देखा होगा कि बेस ईयर हम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए बेस ईयर में अगर एक बड़ा गैप कर दिए तो वो ऐसा लगेगा जैसे जनरेशन गैप हो गया। आप 10 साल 12 साल आप देखिए, अगर जो 2000 के आसपास देखिए तो इतने मोबाइल नहीं थे, और तुरंत 2001-2 में भयानक तरीके, ये वो नहीं था दुनिया कर लो मुट्ठी में, रिलायंस इंडिया 500 1 रुपए में दे दिया था, हर हाथ में मोबाइल था, स्लोगन तक कर लो दुनिया मुट्ठी में तो कर ही दिया। तो इस तरीके से अब आप सोचिए कि वो मोबाइल, लेकिन हम आप ये एक एग्जांपल बता रहे हैं, मोबाइल कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में नहीं आता, वो जोड़ा नहीं जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन यापन के लिए जो चीज जरूरी है वो उसमें शामिल की जाती हैं, जो लग्जरियस आइटम है वो नहीं उसमें किए जाते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन, रेट और रेशियो जहां पर निकालते हैं ये हम लोग यही ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। तो देखिए ना, इंडेक्स नंबर फॉर्म कर लिए, क्या रेट रहेगा क्या रेट रहेगा। हार्मोनिक मीन में थोड़ा सा चेंज है सिर्फ, इससे जो है ज्योमेट्रिक मीन से ये सब कैलकुलेट करना बताया गया है। मीडियन हो गया, अभी मोड पे आते हैं। जब यही रेट अगर पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना हो, देन वी अप्लाई हार्मोनिक मीन। एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, अगर आप रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं और पर यूनिट चेंज वो नहीं है तो हम ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करेंगे। बट अगर वो पर यूनिट चेंज है, जैसे वेजेज पर डे,
जो होता है ना लेबर ब्यूरो उसको करता है ना, चेंज करता है, तो वहाँ हार्मोनिक मीन इस्तेमाल। स्पीड पर आवर, कई बार हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत लोग बैठते हैं या बताते रहते हैं ना, सवाल आता था एक साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला इतना किलोमीटर इतनी स्पीड से चला, फिर इतने किलोमीटर इतनी स्पीड से चला, फिर इतने किलोमीटर इतनी स्पीड से चला, उसका कितना एवरेज स्पीड बताइए, सब एरिथमेटिक में लगा देते हैं। वहाँ हार्मोनिक में लगेगा क्योंकि वहाँ स्पीड पर आवर पर यूनिट चेंज हो रहा है स्पीड। तो जहां पर भी इस तरह वेजेज पर डे और या और भी जो कुछ है आप जिस तरीके से है ना पर यूनिट चेंज अगर हो रहा है तो हम लोग अप्लाई करेंगे हार्मोनिक मीन। अदरवाइज एक यूनिट से ज्यादा चेंज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में, हफ्ते भर में क्या चेंज आ रहा है, महीने भर में क्या चेंज आ रहा है, और जैसे हम इंडेक्स नंबर 5 साल में चेंज देखते हैं क्या आता है, मल्टीमीन के इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब यूज स्पेसिफिक चीजें हैं। तो हम ये कह रहे थे कि ये जितने भी मेजर्स हम लोग पढ़ते हैं और तरह तरह के मेजर्स जो पढ़ते रहते हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इनका स्पेसिफिक यूज है, हर सिचुएशन में अलग मेजर यूज होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सा मेजर हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोड है, मोड क्या है, बहुलक कहते हैं, जो बहुत बार दिखे, है ना। The value with highest frequency is known as mode, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो बहुलक। इसकी जरूरत कहां पे है, जब हम कोई एग्जैक्ट साइज की चीज बनाना चाहते हैं तो हम मोड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे जूता हो, चाहे शर्ट हो, चाहे पैंट हो, चाहे मोबाइल हो, चश्मा हो, पेन हो, कुछ भी। आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी किसी कंपनी की हमको 39 सेट हो जाती है और कोई 40 लगती है शर्ट। क्यों? क्योंकि वो जो अपना काटता है, डाई कह लो या जो कटिंग किया है, उसके बाद जो उसने प्रोड्यूस किया है उसका जो मोड आया है वो उसने फिट कर दिया कि हमारा 39 ये या हमारा 40 ये। तो वो जब प्रोड्यूस होती है बार बार बहुत सारा प्रोड्यूस किया, उसका फिर निकाल लिया गया साइज, देखा गया कि कौन सा एवरेज आ रहा है, तो जो आएगा बस वो फिट कर देते हैं कि हाईएस्ट हाइट के साथ जो लेंथ का मिलेगा वो फिक्स कर दिया कि यही हमारा 39 या 38 है या जैसे भी। तो एग्जैक्ट साइज जानने के लिए चाहे जहां प्रोडक्शन हो रहा है वो मोड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल भी होते हैं, या मीडियन। मीडियन क्या है, जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है ना। मीडियन इज द पॉइंट व्हिच डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इन टू इक्वल पार्ट। 50% इधर काउंट बिलो द मीडियन और काउंट अबव द मीडियन इक्वल। अब अगर हम मान लिए 25%, 75% इस तरह कुछ जानना चाह रहे हैं, डेटा कितना है, 25% में क्या है, 50% में क्या है, 75% में क्या है, तो हम क्वार्टाइल पे जाते हैं। तो क्वार्टाइल आर द 3 पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, Q1, Q2, Q3। इसी तरह डेसाइल जो होते हैं वो 9 पॉइंट्स होते हैं जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 10 जगह डिवाइड करते हैं, और परसेंटाइल 99 पॉइंट होते हैं जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये तो सेंट्रल टेंडेंसी के हो गए, केवल सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं। अभी उसके डिस्पर्जन का है, स्क्यूनेस कर्टोसिस जो अभी बताए थे ना, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। एक कहानी पहले हम सुनाते, जब हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, तो एक नेताजी वहां पे आए थे, स्टेज से बोल रहे थे और बात करते करते सांख्यिकी पे एक कमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि एक परिवार जा रहा, बहुत फेमस स्टोरी है, एक परिवार जा रहा था, नदी का पुल टूटा हुआ था, बट जो है वो पिलर दिख रहा था नदी का, एंड इट वाज डिमार्केटेड, कि जो है उसका डिमार्केशन जो था डेप्थ का वो पता चल रहा था। उन्होंने देख लिया और अपने परिवार की हाइट निकाली और एवरेज निकाल लिया, और एंड द एवरेज हाइट वाज मोर देन द डेप्थ ऑफ द रिवर। उस समय वो गहराई ज्यादा थी, उन्होंने कहा भाई निकल जाएंगे, तो बच्चे डूबने लगे। तो ये दिक्कत थी, क्योंकि नेताजी ने केवल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, डिस्पर्जन पढ़ते तो ये बात वो डुबाते ना।